हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 का पार्ट 1 करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। हमेशा की तरह चलिए पहले बिफोर यू रीड सेक्शन पढ़ते हैं। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? बाय देयर मनी, वेल्थ एंड possessions, और इज देयर समथिंग ऑफ मोर enduring वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन? सो हम हमारे अराउंड, हमारे आसपास जो लोग होते हैं उन्हें कैसे जज करते हैं। सो जज करने का क्या मतलब है? जज करना मतलब ये कोर्ट वाला जज करना नहीं हुआ। इस जज करने का मतलब होता है कि किसी के बारे में एक ओपिनियन फॉर्म करना। फॉर्म एन ओपिनियन। हिंदी में फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं किसी को आंकना। एंड थोड़ा इनफॉर्मल वर्ड, थोड़ा सा स्लैंग वे में जब आप बोलते हैं कि किसी को नापना, दिस इज डेफिनेटली स्लैंग। बट आंकना, किसी को आंकना, किसी को देख के उसके बारे में कुछ ओपिनियन फॉर्म करना, उसको जज करना कहते हैं। एंड जिन लोगों की आदत बहुत बुरी होती है, जो किसी को बस देख के बिना उनके अंदर झांक के उनके साथ समय बिताए, उनके बारे में जो इस तरह के ओपिनियंस बना लेते हैं, उन तरह के लोगों को आपने ये वर्ड सुना होगा, उन्हें जजमेंटल बोलते हैं। कि वो बहुत ज़्यादा जज करते हैं लोगों को। सो हम अपने आसपास के लोगों को कैसे जज करते हैं? उनके पैसे से, उनके मनी से, उनकी शोहरत से, वेल्थ से, या उनकी पोजीशन से, उनके पास जो भी सामान है। फॉर एग्जांपल उनके पास क्या कार है, कितने घर हैं, क्या उनके पास एक बंगला है, क्या उनके पास घर में बहुत सारे फर्नीचर हैं। सो इस तरह के पोजीशन से क्या आप उनको जज करते हैं? या कुछ ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादा एंड्योरिंग वैल्यू रखती है। एंड्योरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग, जो बहुत समय तक लास्ट करें। सो डेफिनेटली इसको एक तरह से कॉन्ट्रास्ट के वे में यूज़ किया गया, बिकॉज मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस तो आपके आते जाते रहते हैं। किसी के पास भी आज बहुत पैसा है, कल नहीं है, एंड वाइस वर्सा। सो ये सब आते जाते रहते हैं। बट ऐसी चीज़ है जिसे हम देख के लोगों को जज कर सकते हैं? ऐसी कौन सी लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू है? सो वैल्यू का यहाँ पे मतलब है सिंपली गुण। ऐसे उनका क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या गुण हैं उनके, जो इंसान में देख के हमें उनको जज करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे है, तो ये आपको सोचना है कि आप कैसे लोगों को जज करते हैं। दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? So ये जो एक स्टोरी है, ये एक सेंसिटिव अकाउंट है। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, या इसको इंग्लिश में हम सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, सो इट इज एप्रिसिएशन ऑफ अदर्स फीलिंग्स। तो दूसरे की फीलिंग के बारे में कंसिडरेशन रखना, उनको अप्रिशिएट करना, मतलब उसको कदर करना, दैट इज बीइंग सेंसिटिव। सो ये एक सेंसिटिव अकाउंट है। अकाउंट यानी एक रिपोर्ट, किसी भी एक इवेंट की रिपोर्ट को आप उस अकाउंट बोलते हैं। सो उसका एक सेंसिटिव अकाउंट है कि कैसे एक गरीब यंग लड़की, एक छोटी लड़की जज की जाती है अपने क्लासमेट्स के द्वारा। उसका नाम है वांडा पेट्रोन्स्की, जो कि एक यंग पोलिश गर्ल है। सो इसे आप पॉलिश की तरह प्रोनाउंस नहीं करेंगे, पोलिश बोलेंगे, बिकॉज पोलैंड एक कंट्री है एंड वहाँ के लोगों को आप पोलिश बोलते हैं। दैट मीन्स बिलोंगिंग टू पोलैंड। सो अगर आप मैप में देखेंगे तो ये यूरोप का मैप है। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पर इंग्लैंड है, यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया एंड यहाँ पे पोलैंड है। एंड इनके ईस्टर्न साइड पे, पोलैंड के ईस्टर्न साइड में बेलारूस है, फिर रशिया है, यहाँ पे यूक्रेन है। सो ये बेसिकली यूरोप में एक प्रोमिनेंट कंट्री है, काफ़ी बड़ा भी है। यू कैन सी कि ये ऑलमोस्ट जर्मनी फ्रांस के इक्विवेलेंस साइज के हैं, जर्मनी फ्रांस स्पेन इवन। सो इट्स अ सिग्निफिकेंट कंट्री। अगर आपने नहीं सुना है तो यू कैन गूगल एंड इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। सो ये जो पोलिश लड़की है, ये दूसरे अमेरिकन चिल्ड्रन के साथ एक अमेरिकन टाउन में स्कूल जाती है। सो बेसिकली ये अमेरिका के किसी एक छोटे शहर में रहती है और दूसरे अमेरिकी बच्चों के साथ वो स्कूल जाती है। दीज अदर चिल्ड्रन सी वोंडा एज डिफरेंट। सो ये जो दूसरे बच्चे हैं, ये वोंडा को किस तरह से देखते हैं? एज डिफरेंट, अलग है ये। सो उससे इस तरह से व्यवहार करते हैं कि वो एक अलग लड़की है। डेफिनेटली बिकॉज वो पोलैंड से आई है, तो शायद वो दिखने में डिफरेंट होगी। सो ये आपको गेस करना है कि वो
किस तरह से उसे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। सो इवन इन इंडिया फॉर एग्जांपल, अगर आपके क्लास में कोई फॉरेन से बच्चा या बच्ची पढ़ने आता है, तो आप डेफिनेटली उसे डिफरेंट वे से ट्रीट कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ कि उसके कलर की वजह से आप उसको अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। सो इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। सो अलग अलग फॉर्म, फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि आप उनका मजाक उड़ाएं, या आप उनकी तारीफ करें, या सेकंड है कि वो कैसे बोलते हैं, उनके एक्सेंट। नॉर्मली ये जो दो ऐसी पॉपुलर चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे का, बिकॉज उनकी रेस से, उनकी एथनिसिटी से, कि वो किस कंट्री किस रेस से बिलोंग करते हैं, उससे उनके फीचर्स डिफाइन होते हैं। सो आप यहाँ इंडिया में भी देखोगे तो साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में बहुत डिफरेंस होता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे दिख रहे हो, आप साउथ इंडियंस को अलग ट्रीट कर सकते हो, साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस के साथ अलग ट्रीट कर सकते हैं। सो यू कैन गेस कि किस तरीके से वो इनको ट्रीट कर सकते हैं। एंड डिफरेंटली ट्रीट करना अपने ही क्लासमेट को जस्ट बिकॉज कि वो किसी और कंट्री से है, ये गलत बात है। सो आपके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे रखा है, आप उसको देखिए एंड समझिए कि ये लड़की क्या कह रही है, कि उसकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं अबाउट बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली। Bullying to me is putting someone down, making them feel bad about themselves, kind of hurting them so they don't feel confident about anything. Bullying can definitely be gossiping and writing mean stuff about people. You could start rumors about someone that's not true, and it could definitely hurt them and change everyone's perspective on them. Like I've sent me an email about someone like don't be their friend, and it kind of hurt me just to see like one of my friends is asking me not to be somebody else's friend, and if I'm their friend, they won't be my friend. So इस वीडियो को देख के आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हेन यू ट्रीट समवन डिफरेंटली इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ बुलिंग। बुली करना यानी किसी भी अपने से कमज़ोर किसी पर्सन को आप इंटिमिडेट करते हो, डराते हो, या उसे नुकसान पहुंचाते हो फिजिकली या इमोशनली। सो इवन बुलिंग कैन बी फिजिकल, जब आप किसी को धक्का मार रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, दैट इज़ फिजिकल। सेकेंड इज़ इमोशनल। इमोशनल में बहुत सारे तरीके जो इस वीडियो में आपने देखा, कि आप उनके बारे में झूठी अफवाहें उड़ाने लगते हो, उनसे बात नहीं करते हो, अपने दोस्तों से बोल देते हो कि अगर आप उससे बात करोगे तो आप मेरे दोस्त नहीं रहोगे, तो इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हो। सो इस तरह की बुलिंग होती है। एंड आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी सिमिलर सा कुछ इंसिडेंट जो है इस पोलिश लड़की के साथ हो रहा होगा अमेरिका में। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट अ रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। सो एक इन्फॉर्मेशन, आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है इस कम्युनिटी के बारे में। सो कम्युनिटी है ना, समुदाय, समुदाय या समाज। एंड किस समुदाय या समाज की बात हो रही है यहाँ पे? डेफिनेटली पोलिश कम्युनिटी की बात हो रही है। सो अगर आपको थोड़ा और जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दे रखा है, जिसमें आप जान सकते हैं कि कैसे पोलिश लोग अमेरिका में आके सेटल हुए, क्या हिस्ट्री है उनकी। एंड इनफैक्ट पोलिश लोगों को इनफॉर्मली पोल्स भी कहा जाता है। सो नॉट जस्ट पोलिश, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पोल्स। सो क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो जो पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी है यूनाइटेड स्टेट्स में, सो पोलिश अमेरिकन का क्या मतलब हो गया कि पीपल हैव पोलिश डिसेंट, मतलब उनके कोई ना कोई पेरेंट जो है, या वो खुद पोलैंड से बिलोंग करते हैं, पोलैंड में बॉर्न हुए हैं, सो उनका पोलिश डिसेंट है। सो फॉर एग्जांपल अमेरिका में अभी इंडियंस बहुत ज़्यादा सेटल्ड हैं। इनफैक्ट बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ के अच्छी पोजीशन पे इंडियंस अभी हैं। सो दे आर कॉल्ड इंडियन अमेरिकन, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वहाँ पे जाके सेटल हुए हैं। सो दे आर डेफिनेटली अमेरिकन, क्योंकि वो अमेरिकन भाषा बोलते हैं। एंड इवन ऑलमोस्ट कल्चर उनका अमेरिकन जैसा ही है। बट सिंस उनके पेरेंट्स जो है इंडियन है, तो वो इंडियन अमेरिकन कहलाते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे इंडियंस भी हैं जो ऑलमोस्ट बचपन से या यूथ से वहाँ जाके रह रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम उन्होंने स्पेंड कर दी, तो उनको भी आप इंडियन अमेरिकन बोलते हो, क्योंकि उनको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाती है, वो वहाँ के सिटीजन्स बन जाते हैं। एंड इनफैक्ट उनके कल्चर में ऑलमोस्ट इमर्स हो जाते हैं। So the first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century, when more than 1 million Poles migrated to the United States. पहले पोलिश इमिग्रेंट्स जो है अमेरिका में अराइव हुए थे 1608। सो इमिग्रेंट्स किसको कहते हैं आप? इमिग्रेंट्स उन लोगों को कहा जाता है जो किसी कंट्री में रहने आते हैं फॉरेन कंट्री से परमानेंटली। सो अ पर्सन
सो फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका गए एंड वहाँ पे आप परमानेंटली रहना चाहते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए आप इमिग्रेंट हो जाएंगे। सो जो पोलिश इमिग्रेंट्स है, जो पोलैंड से जो लोग आए थे, वो 1608 में फर्स्ट टाइम आए थे। एंड इनफैक्ट 1608 में अमेरिका को इवन इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, वो एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। एंड जस्ट टू गिव यू ए पर्सपेक्टिव, अमेरिका को इंडिपेंडेंस 1776 में मिली थी। सो इनफैक्ट इवन अमेरिका के इंडिपेंडेंस से पहले पोलिश लोग वहाँ पे रहना स्टार्ट कर चुके थे। बट लार्जेस्ट वेव यानी बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी बड़ी संख्या में पोलिश इमिग्रेशन कब हुआ? अर्ली 20th सेंचुरी यानी अराउंड 1900 के स्टार्टिंग में। एंड जब 1 मिलियन पोल्स जो है माइग्रेट कर चुके थे यूनाइटेड स्टेट्स में। सो इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इमिग्रेशन वर्ड आपने दो जगह सुना होगा, एक तो आजकल पॉलिटिकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है, एंड सेकेंडली आपने ये एयरपोर्ट पे सुना होगा। सो इमिग्रेशन का मतलब सेम, अगर कोई माइग्रेट करके दूसरी कंट्री में जाता है, सो उसको आप इमिग्रेशन बोलते हो। सो प्रोसेस ऑफ इमिग्रेंट्स गोइंग टू कंट्री, सो उसको आप इमिग्रेशन बोलेंगे। एंड सेकेंडली जो एयरपोर्ट्स पे इमिग्रेशन डेस्क होती है फॉर एग्जांपल, वो बेसिकली बॉर्डर चेक हो गया। सो वहाँ पे नॉर्मली अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाएंगे जहाँ पे आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है, सो वहाँ पे बॉर्डर चेक होंगे, वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सब पूछे जाएंगे। तो ये दो मीनिंग हो सकते हैं, ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस इमिग्रेशन की बात हो रही है। एंड यहाँ पे फर्स्ट इमिग्रेशन की बात हो रही है कि जब वो जो लोग थे वहाँ जाके सेटल होने के लिए अमेरिका गए। तो अराउंड 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग, 10 लाख पोल्स वहाँ पे माइग्रेट कर चुके थे। पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन टू एथनिसिटी। सो उस समय पोलिश स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। इसका मतलब क्या है? पोलैंड एज अ कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था उस समय। एक तरह का कॉमनवेल्थ एक रीजन था, बहुत सारे कंट्रीज आपस में यूनाइटेड थे। दैट मीन्स ये 1918 से पहले की बात है, बिकॉज पोलैंड 1918 में बना था एंड दैट वाज आई थिंक आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। सो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये चेंज आया था उस एरिया में। सो पोलिश स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता था? जो भी लोग आए थे उनको अपनी एथनिसिटी से नहीं, कि वो पोलिश हैं या उस सोशल स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं। सो एथनिसिटी मतलब फॉर एग्जांपल क्या आप एशियन हैं, क्या आप अफ्रीकन हैं, आपके सोशल ग्रुप से आपको आइडेंटिफाई किया जाए। सो उनको उनकी एथनिसिटी से नहीं, उनको पोलिश की तरह नहीं बोला गया कि वो पोलिश हैं, बट उनको उनकी कंट्री से आइडेंटिफाई किया कि कहाँ से वो बेसिकली आए हैं। सो क्या वो रशियन पोल्स हैं, क्या वो जर्मन पोल्स हैं, क्या वो ऑस्ट्रियन पोल्स हैं। तो जैसे मैंने आपको पोलैंड का मैप दिखाया, उसके उसके नेबरिंग कंट्रीज है बेसिकली रशिया, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। सो जहाँ पे भी वो सेटल थे वहाँ से उनको आइडेंटिफाई किया गया। एंड 1 मिलियन काफ़ी बड़ा नंबर है। सो 1900 के अराउंड यूएस की पॉपुलेशन 76 मिलियन थी अराउंड। सो आप देखोगे कि 76 मिलियन ऑलरेडी सिर्फ यूएस की पॉपुलेशन है, एंड देन वहाँ पे 1 मिलियन पोलिश लोग वहाँ पे आके सेटल हुए। सो इट्स अ बिग परसेंटेज, काफ़ी बिग परसेंटेज है। दैट मीन्स कि जो पोलिश कम्युनिटी है बहुत ही सिग्निफिकेंट कम्युनिटी है यूएस में। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. Polish Americans were sometimes discriminated against the United States, as were the Irish, Italians, and Jews. So one of the most notable यानी prominent Polish American जो community थी वो शिकागो में है, एंड उसके सबर्ब्स में। सबर्ब्स का मतलब है जो रेसिडेंशियल एरिया सिटी के बाहर होते हैं, सो आउटलाइंग एरिया ऑफ सिटी, जहाँ पे बेसिकली रेसिडेंशियल जोन्स होते हैं। एंड इसीलिए शिकागो को कभी कभी सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी भी कहा जाता है, नेक्स्ट टू वॉर्सो। तो सबसे बड़ी पोलिश सिटी वॉर्सो है, जो कि कैपिटल है पोलैंड का ही। तो डेफिनेटली वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी पोलिश पीपल की, बट सेकेंड लार्जेस्ट शिकागो है जो कि अमेरिका में है। सो अगर आपको पता नहीं है कि शिकागो किधर है, सो दिस इज द मैप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड दिस इज वेयर द शिकागो इज। सो शिकागो इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स, एंड वहाँ पे पोलिश कम्युनिटी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड। सो पोलिश अमेरिकन्स के साथ कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन होता था। डिस्क्रिमिनेशन यानी यू ट्रीट डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर रेस और एथनिसिटी एट्सेट्रा। सो ट्रीटेड basically differently and unfairly like with lesser rights, आप उनको कम राइट्स देते हो।
सो उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, भेदभाव करना जिसको हम बोलते हैं, भेदभाव करना। सो उनके साथ भेदभाव होता था, एंड ऐसे ही जैसे कि आयरिश लोगों के साथ और इटालियन लोगों के साथ और ज्यूज़ के साथ। सो जैसे कि इन लोगों के साथ होता था वैसे भी पोलिश के साथ भी होता था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, 667,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population. सो यूनाइटेड स्टेट्स के 2000 सेंसस जब आप पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं तो 2000 की पॉपुलेशन काउंटिंग के हिसाब से इतने सारे अमेरिकन जो कि 5 साल और उससे बड़े हैं, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि वो पोलिश घर में बोलते हैं। सो घर में उनकी बेसिकली मदर टंग क्या है, पोलिश है, जो कि 1.4% है टोटल लोगों के जो कि इंग्लिश के अलावा जो कोई लैंग्वेज स्पीक करते हैं, और ओवरऑल पॉपुलेशन की वो 0.25% है। सो व्हाट इट मीन्स टू से इज कि एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज है। सो व्हाट इट मीन्स टू से कि ये एक माइनॉरिटी है। सो इवन दो एज अ माइनॉरिटी काफ़ी सिग्निफिकेंट परसेंटेज है, बट स्टिल दे आर अ माइनॉरिटी। एंड जब भी आप एक माइनॉरिटी रहते हैं तो यू हैव दिस डेंजर, आपके साथ ये डेंजर रहता है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। एंड इसीलिए कभी कभी बहुत स्पेशल राइट्स भी दिए जाते हैं माइनॉरिटीज़ को, ताकि जो भी उनका उत्पीड़न हो रहा है और जो भी भेदभाव उनके साथ हो रहा है उनको किसी तरह गवर्नमेंट कॉम्पनसेट करती है ड्यू टू दिस रिजर्वेशंस या स्पेशल फैसिलिटीज़, जैसे हमारे कंट्री में भी होता है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टुडे, मंडे, Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. So today, आज मंडे है और वांडा पेट्रॉन्स्की जो है अपनी सीट पे नहीं है, तो उसकी सीट खाली है। पर कोई भी नहीं, पेगी और मैडिलाइन भी नहीं, नॉट इवन पेगी एंड मैडिलाइन, वो लड़कियां जिन्होंने सारी जो है मस्ती स्टार्ट की थी। सो हमें पता नहीं क्या चीज़ की बात हो रही है, हम समझ में आएगा हमें। सो स्टार्टेड ऑल द फन, जो सारी इन्होंने मस्ती स्टार्ट की थी उन्होंने भी नोटिस नहीं किया उसके एब्सेंस को, कि वो वहाँ पर नहीं है। Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. So usually यानी normally Wanda कहाँ बैठती थी? लास्ट रो के लास्ट सीट के बाजू में। तो ऐसे इतने सारे बेंचेस हैं, तो लास्ट रो के लास्ट सीट के बाजू में एक सीट रहती थी, वहाँ पे वो बैठती थी। एंड वहाँ पे नॉर्मली कौन बैठते थे? वो ऐसे कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पे रफ बॉयज है ना, जो थोड़े उद्यमी होते हैं, जो बहुत लड़ते रहते हैं, जो परेशान करते हैं पूरी क्लास को। तो वैसे रफ बॉयज जहाँ पे बैठते थे, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। एंड वो ऐसा कॉर्नर था रूम का जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कफलिंग होती थी। सो स्कफलिंग का मतलब क्या है? नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ फीट। सो ज़मीन में पैर से इधर उधर चलने से, जो ड्रैग करने से जो भी आवाज़ होती है, उसको आप स्कफलिंग ऑफ फीट बोलते हैं। एंड रोर्स ऑफ लाफ्टर, सो बहुत तेज तेज। सो रोर्स ऑफ लाफ्टर यानी आउटबर्स्ट, बहुत तेज तेज हंसना। सो जब भी कुछ फनी कहा जाता था तो बहुत तेज तेज से वो वहाँ पे हंसते थे। एंड सबसे ज़्यादा मड और डर्ट वहाँ पे पाई जाती थी। सो मड और डर्ट बहुत ही सिमिलर टर्म्स है, पर मड का मतलब होता है कीचड़ एंड डर्ट का मतलब होता है गंदगी। गंदगी या मिट्टी के लिए भी आप डर्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all, and nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. So Wanda वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ थी, रफ यानी वायलेंट, उन लड़कों की तरह वायलेंट। तो इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ थी या नॉइजी थी या बहुत शोर करती थी। बट उसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्री यानी उसके उल्टे, वो बहुत ही ज़्यादा शांत थी और रेयरली यानी बहुत ही कम समय था ऐसा जब वो कुछ बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी भी उसे जोर से हंसते हुए किसी ने नहीं सुना था। समटाइम्स, पर कभी कभी वो अपना माउथ ट्विस्ट करती थी। ट्विस्ट करने यानी बेंड करना। into a crooked sort of smile. So crooked का मतलब क्या होता है? Crooked का मतलब होता है bent and out of shape. So एक crooked sort of smile देती थी वो, बहुत ही weird सा looking, बहुत ही strange सा looking, but that's all. So crooked sort of smile है ना, जैसे for example ये बच्ची आपको एक crooked सा smile दे रही है, एकदम प्रॉपर शेप में स्माइल नहीं है, खाली एक साइड लिप्स उठे हुए हैं। सो किसी को पता नहीं था क्यों ऐसे होता था, बट दैट वाज हाउ शी यूज्ड टू स्माइल।
Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. So किसी को पता नहीं था किसी को सही सटीक रूप से पता नहीं था कि वांडा जो है उस सीट पर क्यों बैठती थी, क्योंकि शी डज नॉट बिलोंग देयर। वहाँ पे हमेशा उद्यमी और नॉइजी बच्चे बैठते थे, सो शी डज नॉट बिलोंग देयर। फिर भी किसी को पता नहीं था वो क्यों बैठती थी, अनलेस इट वॉज बिकॉज, अनलेस तो उनको ऐसा लगता था कि हो सकता है इसलिए क्योंकि वो ऑल द वे कहाँ से आती थी, बॉगिन्स हाइट से आती थी। सो ऑल द वे चल के जो है इस तरह से बॉगिन्स हाइट जहाँ पे वो रहती थी उसके एरिया को बॉगिन्स हाइट्स बोलते थे। एंड उसके फीट जो है यूजुअली नॉर्मली जो है केक्ड होते थे ड्राई मड से। सो केक्ड होना यानी इस तरह से जब आप मिट्टी या कोई भी चीज़ आपके एक लेयर बना देती है और चिपक जाती है और सूख जाती है तो उसको केक्ड होना बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, covered with thick sticky substance। so यहाँ पे thick sticky substance क्या हो गई, मड हो गई, कीचड़, which is dried जो अब सूख गई है, and formed a layer और एक लेयर बना दिया उसने, एक क्रस्ट बना दिया। सो क्रस्ट को भी एक थिन लेयर बोलते हैं, इस तरह से। एंड उसके फीट जो है यूजुअली क्या कैसे होते थे, इस तरह से केक्ड होते थे ड्राई मड से, सूखे कीचड़ से। इसके अलावा रियल में कोई भी वांडा पेट्रोसी के बारे में कुछ सोचता नहीं था, एक बार वो रूम में आके बैठ जाती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on the way to the schoolyard. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. So जब वो उस क्लास में बैठ जाती थी तो कोई भी उसको नोटिस नहीं करता था, कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता था। पर वो कब उसके बारे में सोचते थे, स्कूल आवर्स के बाहर। सो एट नून टाइम, पहले एक नून टाइम जब वो प्रोबेबली स्कूल वापस आते थे लंच टाइम के बाद, या मॉर्निंग में जब स्कूल शुरू होने वाला होता था। एंड उस समय वो किस तरह से ग्रुप में रहते थे, 2 या 3 के ग्रुप में आपस में बातें करते रहते थे, हंसते रहते थे, ऑन देयर वे टू स्कूल यार्ड की तरफ बढ़ते हुए। सो स्कूल यार्ड का क्या मतलब हुआ, यार्ड का मतलब होता है एरिया ऑफ लैंड एनक्लोज्ड बाय बिल्डिंग। सो किसी भी बिल्डिंग या फेंसिंग से एनक्लोज हो उसको आप यार्ड बोलेंगे। एंड स्कूल यार्ड डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इस तरह से एक प्लेग्राउंड। तो इस तरह के प्लेग्राउंड को आप स्कूल यार्ड बोलेंगे। अनदर एक टर्म होता है जो कि बहुत पॉपुलर, दैट इज बैकयार्ड। सो बैकयार्ड यानी घर के पीछे का जो छोटी सी लॉन हो गई आपकी, आपका पर्सनल स्पेस, उसको आप बैकयार्ड बोलते हैं। इस तरह से एक मैदान, ग्राउंड। सो स्कूल यार्ड का मतलब सिंपली हो जाएगा स्कूल ग्राउंड। तब वो कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, वो वांडा का वेट करते थे टू हैव फन विथ हर, उससे मजा लेने के लिए या उससे मस्तियां करने के लिए। तो इसका सिंपल मतलब है कि वो उसे परेशान करते थे। टू हैव फन विद हर का सिंपली मतलब हो जाएगा उसे बुली करने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन। सो वो मंडे भी स्कूल नहीं आई थी, ट्यूसडे भी स्कूल नहीं आए, एंड किसी ने भी उसका एब्सेंस नोटिस नहीं किया। सो किसी को फर्क नहीं पड़ा था, किसी ने इवन नोटिस भी नहीं किया कि आज वांडा नहीं आई है। बट ऑन वेंसडे पेगी एंड मैडी, who sat down in front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. But Wednesday को पैगी और मैडी बेसिकली मैडलाइन का आई थिंक निकनेम होगा। सो पैगी और मैडी जो आगे बैठे थे दूसरे बच्चों के साथ जिनको अच्छे मार्क्स आते थे और जो बहुत सारा कीचड़ अंदर नहीं लाते। सो ट्रैक इन का मतलब होगा इस तरह से एक ट्रैक बना के कीचड़ को लाना। जब आप कीचड़ की छाप छोड़ते हुए अपने शूज से अंदर की ओर आ रहे हैं तो उसको ट्रैक इन विद अ होल लॉट ऑफ मड का ये मतलब हो गया। कीचड़ नहीं फैलाते थे और ये उनके साथ बैठी हुई थी। और उस दिन उन्होंने आगे जब वो बैठी थी नोटिस किया कि पीछे जो है वांडा की सीट खाली है, वो वहां पर नहीं बैठी है। Peggy was the most popular girl in school. She was pretty and she had many pretty clothes and her hair was curly. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. They had waited and waited for Wanda to have fun with her and she just hadn't come. सो पैगी जो है स्कूल की सबसे मशहूर लड़की थी, सबसे पॉपुलर लड़की थी, प्रिटी थी, वो सुंदर थी, एंड उसके पास बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े थे और उसके जो बाल थे वो घुंघराले थे, कर्ली यानी घुंघराले। सो मैडी उसकी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। सो ये दो क्लोज फ्रेंड्स थे। एंड आज रीजन क्या था पैगी और मैडी का उसकी एब्सेंस को नोटिस करने का, कि मैं वांडा की वजह से वो लेट हो गए थे। और वो कैसे लेट हो गए थे, क्योंकि वो वांडा का वेट कर रहे थे ताकि उसके साथ कुछ मस्तियां कर सके, मतलब उसको बुली कर सके
बट वो आई ही नहीं। सो उसका वेट करते रहे और इस तरह से वो लेट हो गए एंड इस तरह से उन्होंने नोटिस किया कि आज वांडा आई ही नहीं है। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विथ हर। वो ऑफन यानी लॉट ऑफ टाइम्स, काफ़ी समय, काफ़ी बार वो वेट करते थे वांडा पेट्रोन्स्की का टू हैव फन विथ हर। सो इट इज़ लाइक इन कॉन्ट्रास्ट, पहले यहाँ पे लिखा था कि जो दूसरे बच्चे थे वो समटाइम्स कभी कभी वेट करते थे, बट ये ज़्यादातर वेट करते थे उसको बुली करने के लिए, उससे मस्तियाँ करने के लिए। सो यहीं पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है। चलिए इसे कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चन करते हैं। वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई? सो वांडा क्लासरूम में कहाँ बैठती थी और क्यों? वांडा sat on the seat next to the last seat in the last row of the benches in the classroom. So वांडा लास्ट रो की लास्ट सीट के बाजू वाले सीट में बैठती थी। She usually had her feet caked with mud. She used to sit there to hide her dirty feet from her classmates to avoid getting laughed at. So वो यूजुअली उसके जो पैर होते थे वो केक्ड विथ मड होते थे, इसीलिए वो पीछे बैठती थी ताकि इसे छुपा सकते, अपने डर्टी फीट को छुपा सके, अपने क्लासमेट्स थे एंड अवॉइड कर सके हंसे जाने के लिए। सो ताकि उस पर कोई हंसे ना, वो इसे अवॉइड कर सके, इसलिए वो पीछे बैठती थी। वेयर डज वांडा लिव? व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू थिंक इट इज? वांडा लिव्ड इन बॉगिन्स हाइट्स। I think the place is quite far from school and very muddy, indicating that it was not a posh area. So वांडा कहाँ रहती थी? उसके एरिया का नाम था बॉगिन्स हाइट्स। एंड आपको क्या लगता है वो प्लेस कैसी है? सो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लेस जो है स्कूल से काफ़ी दूर था एंड काफ़ी मडी था, क्योंकि जब भी वो आती थी उसके पैर जो है कीचड़ से सने हुए होते थे। तो इट वॉज वेरी मडी। एंड क्या चीज़ को इंडिकेट करता है कि वो एक पॉश इलाका नहीं है, पॉश यानी रिच एरिया नहीं है, मतलब वो एक पुअर लोकेलिटी है। When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? So Peggy और Maddie ने कब notice किया वांडा की absence को? Peggy and Maddie noticed Wanda's absence on the third day of absence, that is Wednesday. They noticed because they got late for school while waiting for Wanda to turn up so that they can have some fun with her. So उन्होंने Wednesday जो कि थर्ड डे था वांडा की absence का, तब उन्होंने नोटिस किया। एंड उन्होंने क्यों नोटिस किया? क्योंकि वो वेट कर रहे थे ताकि वांडा टर्न अप करे। टर्न अप का मतलब है अराइव, कि वहाँ पर आए ताकि वो उसके साथ मस्तियाँ कर सकें। What do you think to have fun with her means? तो आपको क्या लगता है कि to have fun with her का क्या मतलब हो सकता है? So I think to have fun with her means bully her by mocking her dirty feet, her looks and her quiet nature. So किन तरीकों से आप वांडा जैसी लड़की का मजाक उड़ा सकते हैं? So you can mock कि उसके जो फीट है वो गंदे हैं। मॉक करना यानी मजाक उड़ाना। सो उसको बुली करते थे एंड बुली का मतलब मैंने आपको बताया है, मिसट्रीट करना या हार्म करना जो आपसे कमज़ोर हो किसी भी मामले में, या तो आप पीयर होते हो कमज़ोर, ज़्यादा बोलते ना हो, सो उनको अगर आप परेशान करते हो, मिसट्रीट करते हो, तो उसको बुलिंग कहते हैं, क्योंकि तब आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो किसी के अगेंस्ट। सो कैसे बुली करते थे उसको? उसके डर्टी फीट को मॉक करते थे, उसके लुक्स के बारे में या तो मॉक कर सकते हैं या उसके क्वाइट नेचर के। कुछ बच्चे बहुत शांत होते हैं तो दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो कितने शांत हैं, कितने शर्मीले हैं। सो इन तरीकों से यू कैन से कि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से वो बुली करते थे एंड टू हैव फन विथ हर का ये मतलब हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे तो आप इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।